हेलो एवरीवन। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में ये थर्ड लेक्चर है ना, तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने रूट्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाए, वो देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो अब देखो, वहाँ पे हम लोगों ने जो थर्ड पॉइंट देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, उसमें देखा था कि जो रूट हेयर्स होते हैं उनका सेल वो काफ़ी पतले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स होते हैं, मतलब कि जो रूट्स का थिकनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। रूट्स का थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टेम का थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम लोग जानते हैं कि रूट के थ्रू होते हुए, स्टेम के थ्रू होते हुए वाटर जो है लीव्स तक पहुँचता है। तो इतना ज़्यादा थिकनेस होने के बावजूद वाटर लीव्स तक कैसे पहुँच पाता है स्टेम और रूट को क्रॉस करते हुए? तो उसके लिए पांच फेनोमेनन इंपॉर्टेंट है। वो 5 फेनोमेनन यहाँ पे लिखे हुए हैं: इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। एक साथ पांचों देखने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या क्या है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इम्बिबिशन और डिफ्यूजन देखेंगे। ऑस्मोसिस एक बड़ा टॉपिक है, ऑस्मोसिस टाइम लेगा, तो आज इम्बिबिशन और डिफ्यूजन हम लोग कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इम्बिबिशन से। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखते हैं। पहली बात तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है इम्बिबिशन से? इम्बिबिशन से पूछा जाता है एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन, और इम्बिबिशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे पूछ देगा कि ये जो फेनोमेनन है ये किसकी वजह से हो रहा है, तो हम लोग को पता होगा तो हम लोग बता पाएंगे कि इम्बिबिशन की वजह से हो रहा है। तो इसके बाद हम इम्बिबिशन बताने के बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन बताते हैं कैसा पूछा जाता है। तो इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन इज अ फेनोमेनन, ये एक फेनोमेनन है बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर। तो इम्बिबिशन एक ऐसा फेनोमेनन है जिससे लिविंग या डेड प्लांट सेल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय सरफेस अट्रैक्शन। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, उसका सरफेस पे आके वाटर अट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग का दरवाज़ा जो लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा होता है, वो देखना कि बारिश के टाइम पे जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा फूल जाता है ना। ये चीज़ हम लोग सब ने गौर किया होगा, और बंद करने में भी थोड़ा दिक्कत आता है दरवाज़ा वगैरह सब। तो ये जो फूल जाता है, ये कि आप पहली बात तो जो मॉइस्चर है वो जो दरवाज़ा है उसमें उसका सरफेस अट्रैक्शन की वजह से वो मॉइस्चर दरवाज़ा में टिक जाता है, और टिक जाता है तो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो अब इम्बिबिशन का डेफिनेशन जो है वो हम लोग फिर से देखते हैं। आप लोग बोलने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है? एक बार हम बोल देते हैं। इम्बिबिशन इज अ फेनोमेनन बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। अब आप लोग की बारी, बोलिए, हम रुके हुए हैं। बोलिए बोलिए, मन में नहीं, जोर से। ठीक है, बोल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज और प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सेलुलोज या प्रोटीन से बने हो। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो ऐसे सब्सटेंस, मतलब कि ये प्लांट का ही लिविंग डेड सेल्स में सेलुलोज और प्रोटीन्स पाया जाता है, तो वो जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। फोबिक मतलब डर होता है, हम लोग बोलते हैं ना इससे फोबिया है, ऊंचाई से फोबिया है। फोबिया मतलब डर, और फिलिक मतलब लव, और हाइड्रो मतलब वाटर। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की तरफ लव। तो जो सब्सटेंस सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं उनको वाटर की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, और वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वाटर उनके सरफेस में अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर स्वेल अप हो जाता है। जैसे कि ड्राई सीड और वुडन डोर्स। ड्राई सीड क्या हो गया? ड्राई सीड एक लिविंग सेल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब वो जो चना होता है ना, चना को अगर भिगो के रख दे तो उसमें से वो वाइट वाइट निकल जाता है, जिसको अंकुरित चना बोलते हैं। तो वो तो लिविंग है तभी ना निकल गया, तो वो ड्राई सीड हो गया लिविंग। और जो वुडन डोर्स है ये तो डेड है। लेकिन दोनों का दोनों ही, लिविंग और डेड दोनों ही, वाटर को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करके और करते हैं और खुद फिर फूल जाते हैं। क्यों? एब्जॉर्प्शन की वजह से। स्वेल अप ऑन कॉन्टैक्ट विथ वाटर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर।
अब तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्बिबिशन का डेफिनेशन पूछ सकता है, इम्बिबिशन और किसी और चीज़ में डिफरेंस पूछ सकता है कि जो बरसात के टाइम में दरवाज़ा फूल जाता है वो किस फेनोमेनन की वजह से ऐसा होता है, तो हम लोग आंसर करेंगे इम्बिबिशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब ड्यू टू इम्बिबिशन प्रेशर, इम्बिबिशन प्रेशर मतलब कि इम्बिबिशन की वजह से क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक प्रेशर लग रहा है किस पे, सीड कोट पर। सीड कोट क्या होता है, जैसे कि सपोज कोई सीड है, ये सीड है, तो सीड के ऊपर वाले जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाला आया उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है वो सीड कोट होता है। तो सीड कोट रप्चर कर जाता है, फट जाता है, ठीक है, जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है वैसे सीड कोट फट जाता है, और जिसकी वजह से जर्मिनेटिंग, इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, मतलब कि जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, मतलब सीड से प्लांट बन रहा होता है, प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो पहले तो सीड कोट को फटना होगा, तब ना उसमें से वो वाइट वाइट बेबी प्लांट टाइप का निकलेगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फोर्स इन एसेंट ऑफ सैप, यहाँ पे सैप वर्ड छुपा हुआ है, एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रूट एब्जॉर्ब करके वाटर को ऊपर भेज रहा है, वाटर और मिनरल को, ठीक है, तो सैप में क्या हो गया, वाटर मिनरल हो गया सैप, और इसका वो जो ऊपर भेजना हुआ, ये इम्बिबिशन की वजह से ही हो पाता है। ओके, इम्बिबिशन और भी कुछ चीज़ रिक्वायर्ड होते हैं, तो ऑल्सो लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इम्बिबिशन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर सिर्फ इम्बिबिशन नहीं। अब डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट। अब ये सब्सटेंस सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है। गैस और लिक्विड हम लोग को पता है ऑलरेडी क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे कि सपोज एक ग्लास वाटर है, उसमें हम लोग 1 चम्मच नमक घोलते हैं, तो जो सॉल्वेंट हुआ वो वाटर हुआ, और सॉल्यूट हुआ वो नमक हुआ, मतलब जो चीज़ घुल जाता है ना उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जैसे कि 1 गिलास हम लोगों ने पानी लिया, तो इसमें ग्लास है एक, मतलब कि जो पानी वो 1 गिलास है और नमक सिर्फ 1 चम्मच है, तो कम क्या है, कम है नमक, और ज़्यादा क्या है, पानी। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसमें 7 अल्फ़ाबेट्स है, और सॉल्यूट में सिर्फ 6 अल्फ़ाबेट है। तो जो कम होता है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। इस तरह से याद रखने का बस एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, डिफ्यूज़न इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का फ्री मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे वो ज़्यादा है और जहाँ पे वो कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। जैसे कि सपोज़ घर में अगरबत्ती जला दिए, तो अगरबत्ती का जो धुआं है, धुआं एकदम अगरबत्ती के सामने वो ज़्यादा है, और जो घर का दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे धुआं कम है, तो वो जो अगरबत्ती का धुआं है वो अगरबत्ती से दूर जाते जाएगा, ठीक है। तो अपना हायर कंसंट्रेशन से अपना लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए देयर वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो अब हवा से तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही आ जा रहा है ना दोनों एरिया। तो यहाँ पे तो हम लोग हवा का देख लिए, गैस का, लिक्विड का भी देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एक्टिविटी से डिफ्यूज़न को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। पहला एक्सपेरिमेंट है, प्लेस सुगर क्यूब और स्मॉल टैबलेट ऑफ सॉल्युबल डाई और अ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर इन वन कॉर्नर, जैसा कि फिगर 4.3 में दिखाया गया। तो फिगर 4.3 देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कॉर्नर में या तो हम लोग शुगर डाल दें, या फिर हम लोग कुछ कलर डाल दें, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें। पोटेशियम परमैंगनेट भी कलरफुल होता है, पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ भी हम लोग को एक कॉर्नर में डालना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हम लोग तीनों में से कुछ जो डाले वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है, स्लोली डिजॉल्व्स एंड स्प्रेड्स इन द लिक्विड, और धीरे धीरे लिक्विड में स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि फिगर नंबर बी में हम लोगों ने देखा था। इवेंचुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस आर डिफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वाटर, और थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये यहीं तक लिमिट है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे फैल रहा है, और यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।
in the movement of molecule there was no obstacle of any kind in the path of molecule of the dye and they could move freely in water in all direction। यहाँ पे जो हम लोग बीकर देखे थे यहाँ पे कुछ कोई हम लोग कुछ मतलब कि पाथ में कुछ ऑब्स्टेकल नहीं रखे थे, फ्री था वो डाई चारों तरफ मूव करने को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को याद रखना है ये डिफ्यूज़न का डेफिनेशन याद रखना है, ये जो ये वाला चीज़ हम लोग को सिर्फ समझ लेना है, एक बार समझ लेने से हम लोग को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डिफ्यूज़न वाला थोड़ा सा हम लोग समझ चुके हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना है ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम। अब यहाँ पे लेट अस सी हाउ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न अप्लाइज, मतलब हम लोग डिफ्यूज़न का डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं लेकिन कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है वो डेफिनेशन। The molecules of the dye are more crowded or more concentrated in or near the tablet of dye। जहाँ पे हम लोग कॉर्नर में डालें वहाँ पे ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है इस एरिया में, इस बात को बोला है। सेकेंड पॉइंट, these molecules move away farther and farther in the regions where they are fewer or absent। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स दूर जाते हुए जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे ये या तो बहुत कम अमाउंट में या फिर बिल्कुल नहीं है। थर्ड पॉइंट, दिस मूवमेंट कंटिन्यूज अंटिल द मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये मूवमेंट तब तक चलते रहेगा जब तक पूरी तरीके से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। स्टीयरिंग विद अ spoon or glass rod hasten the process of uniform distribution and you will get a homogeneous solution much faster। तो अगर हम लोग चम्मच से या ग्लास रॉड से इस मिक्सचर को हिला दें तो क्या होगा कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को मिल रहा है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए जब हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसको घोटते हैं, एक मिनट, हाँ, जब हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं तो फिर उसको घोटते हैं ताकि जल्दी से चीनी मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इम्बिबिशन ख़त्म कर लिया और डिफ्यूज़न ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 या 2 लेक्चर भी लग सकता है ऑस्मोसिस में। तो अगर कोई भी डाउट हो रहा है समझने में, कहीं पे दिक्कत लग रहा है समझने में, तो फिर कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों का डाउट का आंसर करेंगे। ओके, बाय।